हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबी लर्निंग्स में। आज के इस वीडियो में अपने लोग बात करने वाले हैं समरी के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाला चैप्टर का। आज अपने लोग बात करेंगे इस चैप्टर के समरी के बारे में, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है चैप्टर के लास्ट में। आइए स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारे पास जो भी ये सीरीज चल रही थी उसका ये लास्ट टॉपिक है, जो कि समरी अपने लोग कवर करने वाले हैं। ये लास्ट है और इसके बाद जो अपना चैप्टर है उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा इस वाली वीडियो में। तो ये स्टार्ट करते हैं। अब एनसीईआरटी को अगर आप लोग देखेंगे तो पेज नंबर 299 से 300 पेज नंबर पे अपने लोगों को समरी डाल के हेडिंग मिलेगी, और इसी को अपने लोग आज स्टेप बाय स्टेप सारी जो लाइनें हैं उसको कवर करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं समरी को। देखिए, मैनी नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस, आयरन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एक्सेट्रा that accumulate in the body have to be eliminated। यानी कि बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है या फिर बॉडी में जो भी बॉडी के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उनके दौरान एक नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, या फिर कह दो कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उस प्रोसेस के दौरान, उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये जो हमारे पास वेस्ट फॉर्म्ड हुआ है हमारी बॉडी में, इसको अगर बॉडी के अंदर ही रखा गया तो ये बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, एक पॉइजन के तरीके से वर्क करेगा। तो जरूरी है ये जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। अब वेस्ट जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो है, और जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्टेज वगैरह है, उन सभी को बॉडी से एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेशन का मतलब होता है बॉडी से बाहर निकालना, एक्सक्रीट आउट कर देना। ठीक है, तो जरूरी है कि जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड जो कि बॉडी में फॉर्म्ड हो रहे हैं एक वेस्ट के फॉर्म में, उनको बॉडी से बाहर निकालना, क्योंकि ये एक पॉइजन के तरीके से एक्ट करेंगे बॉडी के लिए। ठीक है, अगला है मैनी ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज फॉर्म इन देयर excretion vary among animals mainly depending on the habitat। अब जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड हुआ है वो, और जो उसका एलिमिनेशन है, यानी कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट, अगर दूसरी वर्ड में बोले कि जो भी वेस्ट फॉर्म्ड हुआ है और उसका जो एक्सक्रीशन का टाइप है, यानी कि किस तरीके से वेस्ट को बाहर निकाला जाएगा, ये एनिमल टू एनिमल वेरी करता रहता है। जैसे उनकी सराउंडिंग होगी, जैसे वो हैबिटेट में रह रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए कि जो फिशेस वगैरह है या फिर जो मराइन एनिमल्स वगैरह हैं, फिशेस की अगर बात करें तो फिशेस में क्या होता है कि अमोनिया उनकी बॉडी के सरफेस से रिलीज हो रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है, और अमोनिया के एलिमिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। लेकिन अगर ह्यूमंस के केस में देखें वहीं पे, तो अपनी बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट करने का जो भी प्रोसेस है वो एक यूरिन के थ्रू रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो एडाप्टेशन बदल रही है, जो भी हैबिटेट है वो चेंज हो रहा है। ठीक उसी तरीके से जो भी बॉडी की जो प्रोसेसेस हैं उनमें भी कुछ चेंजेस आता है, और ठीक उसी तरीके से जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है उसमें भी काफ़ी सारा चेंजेस आएगा, जैसे जैसे जो हैबिटेट है वो बदलता जाएगा। ठीक है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर नाइट्रोजनस वेस्टेज। यानी कि अपनी बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हो सकता है कि अमोनिया के फॉर्म में हो, यूरिक एसिड के फॉर्म में हो, या फिर यूरिया के फॉर्म में हो। तो मेनली जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होंगे वो तीन तरीके के होंगे, या फिर अमोनिया हो सकता है, यूरिया, या फिर यूरिक एसिड। ठीक है, तो अपने लोगों ने समझा कि नाइट्रोजनस वेस्ट तीन टाइप के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स एंड द किडनी आर द कॉमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स। अब जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है जो कि अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में है, इसको बॉडी से बाहर निकालना काफ़ी ज़रूरी है। अपने लोगों ने ये समझा। लेकिन अब जब बाहर निकाल रहे हैं और जैसे जैसे जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट बदल रहा है, उसी तरीके से उनके अंदर जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उनमें भी चेंजेस आएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडिया होगा, नेफ्रिडिया होगा, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स होंगे, ये सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं अलग अलग एनिमल्स के, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के। जैसे कि हमारे पास है किडनी, ह्यूमंस के पास किडनी है,
और जैसे कि अगर इंसेक्ट की बात करें, कॉकरोच की बात करें, तो वहां पे अपने लोगों को देखने को मिलेगा मेलफिजियन टिब्यूल्स वगैरह। तो अभी देखिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वाला जो अपना ये टॉपिक है ये पूरा का पूरा क्लियर होगा अगर ऑर्गन्स की बात करें कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गन मिलेंगे एक्सक्रीशन के लिए जो कि रेस्पॉन्सिबल है, वो अपना क्लियर हो जाएगा जो अपने लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम वाला चैप्टर। ठीक है, लेकिन इतना समझिए कि जो भी एक्सक्रीशन के जो ऑर्गन्स वगैरह हैं वो उनके थ्रू क्या है, जो एक्सक्रीटरी मैटर है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा और एनिमल टू एनिमल या फिर बोल दो कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म ये जो ऑर्गन्स वगैरह हैं ये बदलते रहते हैं, मॉडिफाई होते रहते हैं जैसा उनका हैबिटेट है उसके अनुसार। दे नॉट ओनली एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्टेज। अब जो हमारे पास ये जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करने वाले यानी कि जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एनिमल्स में, उनमें क्या है, उनका मेन फंक्शन तो क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है या फिर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में उसको बाहर निकालना है। लेकिन इनका एक और फंक्शन होता है, दे नॉट ओनली एलिमिनेट नाइट्रोजनस वेस्टेज बट ऑल्सो हेल्प इन द मेंटेनिंग द आयनिक एंड एसिडिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। यानी कि बॉडी की जो भी फ्लूइड है उसका एसिडिक और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने में भी इनका काफी बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो पहला काम क्या है, जो हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनका मेन काम तो डिफाइन है कि भाई जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है उसको बॉडी से बाहर निकालना। लेकिन दूसरा काम क्या है कि इनमें जो भी बॉडी में फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है या फिर बॉडी में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उनके आयनिक और एसिडिक बैलेंस को भी मेंटेन करने में इसका हाथ होता है। इसके थ्रू जो है एसिडिक या फिर आयनिक बैलेंस मेंटेन किया जाएगा। अब अपने लोगों को पता है कि बॉडी में एसिडिक बैलेंस या फिर आयनिक बैलेंस या फिर बोल दो कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर थोड़ी सी भी लिमिट इधर से उधर हो गई तो काफी बड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है और बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल लेवल पे नहीं चलेगी अगर कोई भी चेंजेस हो जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर में या फिर एसिड बेस बैलेंस में या फिर बॉडी की जो आयनिक कंसंट्रेशन है उसमें। ठीक है, तो उसमें एक तरीके से ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में भी और आयनिक एसिड बैलेंस को मेंटेन करने में भी। इन ह्यूमंस, अब देखिए ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात हो रही है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। अब अगर ह्यूमंस के केसेस में देखें तो यहाँ पे है अ पेयर ऑफ किडनी, यानी कि किडनी क्या है, एक पेयर में यानी कि 2 किडनी है और 1 पेयर ऑफ यूरेटर यानी कि जो भी पाइपलाइन है जो कि किडनी को कनेक्ट कर रही है कहाँ से, यूरिनरी ब्लैडर पे। और यूरिनरी ब्लैडर एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो अल्टीमेटली जो यूरिन है वो स्टोर किया जाएगा। ठीक है, इसको अपने लोगों ने भी पढ़ लिया डिटेल में। तो ह्यूमंस के केसेस में क्या है, 2 किडनी है, 2 यूरेटर्स हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर है और लास्ट में एक यूरिथ्रा है। ठीक है, ये है ह्यूमंस के केसेस का। या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर ह्यूमंस का देखें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलकर बना है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ठीक है, ईच किडनी हैज ओवर 1 मिलियन ऑफ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर नोन एज नेफ्रॉन। अब हर किडनी में एक पर्टिकुलर मशीनरी है जो कि यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है। देखो किडनी का मेन फंक्शन क्या है कि यूरिन का फॉर्मेशन करना या फिर बोल दो कि जो ब्लड है उसको फिल्टर्ड आउट करना और उसमें जो भी नाइट्रोजनस वेस्टेज है उसको रिमूव करना। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि यूरिन के फॉर्म में रिलीज आउट किया जाएगा। तो अगर अपने लोग बोल सकते हैं कि जो किडनी है वो एक तरीके से यूरिन फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब यूरिन फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो किडनी तो एक फैक्ट्री है। अब वो फैक्ट्री के अंदर एक पर्टिकुलर मशीन लगी होती है एक काम को परफॉर्म कराने के लिए, जो भी फंक्शन उसका मेन फंक्शन है उसको परफॉर्म कराने के लिए। अब यहाँ पे अगर किडनी के केस की बात करें तो वो स्ट्रक्चर है हमारे पास नेफ्रॉन, यानी कि जो मशीनरी है वो क्या है हमारे पास नेफ्रॉन, जो कि यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं ईच किडनी में, यानी कि एक किडनी की बात करें, अगर यहाँ पे अपने लोग देखेंगे तो किडनी में देखिए क्या होंगे, कई सारे रेनल पिरामिड्स वगैरह होंगे। इसको अपने लोग अभी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो रिवीजन चल रहा है उसमें अपने लोग बाद में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रेनल पिरामिड्स वगैरह होंगे। ठीक है, अब रेनल पिरामिड्स को अगर जूम करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके के अपने लोग को स्ट्रक्चर दिखेंगे। देखिए
ये एक नेफ्रॉन है, ये दूसरा नेफ्रॉन है, ऐसे कई सारे नेफ्रॉन्स हो गए। यानी कि एक किडनी में अगर बात करें तो 1/1,000,000 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नो कॉल्ड एज नेफ्रॉन। ओवर 1,000,000 यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे अगर एक किडनी की बात कर रहे हैं, सिंगल किडनी की बात करेंगे। अगर दोनों किडनी की बात करेंगे तो वहां पे ओवरऑल इंटू 2 हो जाएगा और 20 लाख से ज्यादा जो हमारे पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि नेफ्रॉन है उसका काउंट आएगा। ठीक है, तो अपने लोगों ने समझा कि नेफ्रॉन क्या है, एक तरीके से फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है किडनी का। इस नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी एंड हैज 2 पोर्शन, ग्लोमेरुलस एंड रेनल ट्यूब्यूल। अब जो अपने लोगों ने नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा था तो अपने लोगों ने जाना था कि नेफ्रॉन में क्या है, हमारे पास एक नेफ्रॉन की जो बॉडी है उसके 2 पोर्शन है। एक है हमारे पास ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन और एक है हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल्स वाला पोर्शन। ठीक है, इसको अपने लोग देखते हैं अभी। अब जब ग्लोमेरुलस वाले पोर्शन की बात करते हैं तो ग्लोमेरुलस में आता है हमारे पास एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल। अगर यहाँ पे अपने लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें तो यहाँ पे जो रेड वाला पोर्शन है ये क्या है, हमारे पास ग्लोमेरुलस। अब इसको अगर अपने लोग यहाँ पे बाहर निकाल के बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे एक पाइपलाइन है जो कि ब्लड को ला रही होगी, उसका नाम क्या होगा हमारे पास, एफरेंट आर्ट्रियोल, जो कि ये है। और एक पाइपलाइन होगी या फिर एक जो हमारे पास पाइप होगा उससे क्या हो रहा होगा, अगर समझने की कोशिश करें तो उसके समझने के लिए अपने लोग वर्ड का यूज कर रहे हैं पाइपलाइन का। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन पाइपलाइन अपने लोग अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, इसलिए रेफर कर रहा हूँ। अब ए फॉर यानी कि जहां से ब्लड आ रहा है, यानी कि यहां से ब्लड एंट्री कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, एंट्री करने वाला, यानी कि ये कौन सी हो गई हमारे पास, एफरेंट आर्ट्रियोल। और एक होगा जहां से एग्जिट होगा, यानी कि ये कौन सा है हमारे पास, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, तो ये है हमारे पास ग्लोमेरुलस। अब अगर ग्लोमेरुलस की बात कर रहे हैं, इज अ टफ कैपिलरी। अब इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे कैपिलरीज वगैरह होंगी। अब इस स्ट्रक्चर को अगर आपको समझना है, आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहां पे बिल्कुल डिटेल में स्ट्रक्चर को डिफाइन किया हुआ है। इसकी जो भी डायग्राम है उसकी मदद से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्लोमेरुलस इज अ टफ कैपिलरी फॉर्म्ड फ्रॉम एफरेंट आर्ट्रियोल। एक होगा हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल जो कि ब्लड को ला रहा है, एंड फाइन ब्रांचेस ऑफ रेनल आर्टरी। एफरेंट आर्ट्रियोल क्या है, एक फाइन ब्रांचेस है एफरेंट आर्टरी का, यानी कि यहाँ से जो हमारे पास एफरेंट आर्ट्रियोल होगा ये आते आते एक यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा और यहाँ पे जो कैपिलरीज वगैरह है वो बनेंगी। और यहीं पे क्या होता है, ब्लड आता है और फिल्टर्ड होता है और यहीं से ब्लड नीचे उतार दिया जाता है हमारे पास बोमेंस कैप्सूल में। द रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट विद अ डबल वॉल्ड बोमेंस कैप्सूल। देखिए, अगर यहाँ पे अपने लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो अगर जो अपने पास ये रेड कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये क्या है हमारे पास, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब ये है हमारे पास ग्लोमेरुलस। अब इसके अलावा जो भी यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, बोमेंस कैप्सूल है, उसके बाद पीसीटी आ जाएगा, फिर उसके बाद हेलेज लूप आ जाएगा, फिर लास्ट पोर्शन डीसीटी आ जाएगा और फिर हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस को छोड़ के जितना भी पोर्शन है जिसमें हमारे पास बोमेंस कैप्सूल आ गया, पीसीटी आ गया, हेलेज लूप आ गया, डीसीटी आ गया, ये अपने लोग काउंट करेंगे रेनल ट्यूब्यूल्स वाले पोर्शन में नेफ्रॉन के। यानी कि नेफ्रॉन का जो रेनल ट्यूब्यूल वाला पोर्शन है उसमें होगा हमारे पास बोमेंस कैप्सूल होगा, पीसीटी होगा, हेलेज लूप होगा और डीसीटी होगा। तो नेफ्रॉन की बॉडी के जो 2 पार्ट थे उसे अपने लोगों ने डिस्कस कर लिया। पहला था क्या, ग्लोमेरुलस जो कि ब्लड को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और उसके बाद है हमारे पास ट्यूब्यूलर वाला पोर्शन। द रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट विद अ डबल वॉल्ड कप स्ट्रक्चर नोन एज बोमेंस कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल के बारे में अगर आप लोगों को डिस्कस अपने लोगों ने पूरा डिटेल में किया था कि यहाँ पे क्या है कि डबल वॉल कप स्ट्रक्चर है। और उस देखिए, अगर बोमेंस कैप्सूल को डिटेल में पढ़ना है ना तो इसकी जो वीडियो पड़ी है हमारे चैनल उसको देखिए, मैं गारंटी लेता हूं कि उसमें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। एंड फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू पीसीटी, हेलेज लूप एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे अपने लोगों को समझना ये है कि जो कलेक्टिंग डक्ट है ये नेफ्रॉन की बॉडी का पार्ट नहीं है, लेकिन कलेक्टिंग डक्ट क्या है, कई सारे नेफ्रॉन के जो डीसीटी वाला पोर्शन है वो यहाँ पे ओपन होता है। तो अपने लोग समझने के लिए कलेक्टिंग डक्ट को शो कर देते हैं फिगर्स वगैरह में या फिर जो डायग्राम्स वगैरह, लेकिन इसका कोई भी जो रेनल ट्यूब्यूल वाला पोर्शन है, जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, उसका रेनल ट्यूब्यूल वाले पोर्शन से कोई भी लेना देना नहीं है नेफ्रॉन के। ठीक है, तो नेफ्रॉन की बॉडी डीसी तक, डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स तक एंड हो जाती है और बोमेंस कैप्सूल से स्टार्ट हो रही है। द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ज्वाइन टू अ कॉमन collecting duct, many of which ultimately open into the renal pelvis through the medullary pyramids। अब देखिए जो भी नेफ्रॉन्स वगैरह हैं, अब ये बात हुई थी हमारे पास एक नेफ्रॉन की, अब इसका जो डीसीटी वाला पोर्शन है ये ओपन हो रहा है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में। अब ऐसे कई सारे जो नेफ्रॉन्स वगैरह होंगे उनके जो भी डीसीटी वाला पोर्शन है वो ओपन हो रहा होगा कहाँ पे, हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में। अगर यहाँ पे अपने लोग समझने की कोशिश करेंगे तो ये डायग्राम है, देखिए एक तो ये है हमारे पास डीसीटी वाला पोर्शन और ये अलग नेफ्रॉन है, और एक तो ये है हमारे पास डीसीटी वाला पोर्शन और ये अलग नेफ्रॉन है। तो कई सारे जो नेफ्रॉन्स हैं उनका जो डीसीटी वाला पोर्शन है वो ओपन होता है कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट में। और फर्दर कलेक्टिंग डक्ट जब नेफ्रॉन्स यानी कि जो भी डीसीटी से जो भी सिक्रीशन है यानी कि जो फिल्ट्रेट आया है वहां से उसको उठाते हुए उसको ले जाते हुए ले जाएगा हमारे पास मेडुलरी पिरामिड से बाहर निकाल देगा, और आगे जो भी पाथ है यूरिन का वो वहां पे फॉलो होता रहेगा। तो यहाँ पे मोटा मोटा समझना ये है कि कई सारे जो डीसीटी वाला पोर्शन है यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे नेफ्रॉन की डीसीटी ओपन हो रही है। ठीक है, द बोमेंस कैप्सूल एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस टू फॉर्म द मेलफिजियन बॉडी। यानी देखिए अपने लोगों ने जब बात की थी तो अपने लोग बात कर रहे थे कि एक तो है हमारे पास ग्लोमेरुलस, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ग्लोमेरुलस जिसमें एक एफरेंट है और एक इफरेंट आर्ट्रियोल है। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं और अपने लोग बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की बॉडी का जो माउथ वाला पोर्शन है। देखिए एम फॉर माउथ होता है और एम फॉर होगा हमारे पास, अभी देखिए उसको समझते हैं उस वाले पॉइंट को। पहले इतना समझिए कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक तो हो गया ग्लोमेरुलस और दूसरा क्या है हमारे पास बोमेंस कैप्सूल। ये है बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, अब इन दोनों को जब साथ में मिला देंगे, ये क्या है बोमेंस कैप्सूल। अब इन दोनों को जब साथ में मिला देंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इस तरीके को स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरीके के स्ट्रक्चर है जो हमारे पास बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस को जो भी मिला के स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, मेलफिजियन बॉडी बोल देते हैं या फिर रेनल कॉर्पस्कल बोलते हैं। तो बेसिकली अपने लोग अगर समझने की कोशिश करें तो ये क्या है, नेफ्रॉन का माउथ वाला स्ट्रक्चर है। और माउथ वाला स्ट्रक्चर देखिए एम फॉर माउथ और एम फॉर मेलफिजियन बॉडी, इससे जल्दी आसानी से याद हो जाएगा, या फिर मेलफिजियन बॉडी बोल दो या फिर मेलफिजियन कॉर्पस्कल बोल दो। तो एम फॉर माउथ और एम फॉर क्या होता है हमारे पास जो भी माउथ वाला पोर्शन है नेफ्रॉन का। ठीक है, अब देखिए क्या है, यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 मेन स्टेप। यानी कि अब जो भी यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है तो यूरिन के फॉर्मेशन में 3 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। पहला है फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और फिर है सिक्रीशन। तो सबसे पहले बात होगी फिल्ट्रेशन के बारे में, फिर रीअब्जॉर्प्शन होगा और सबसे लास्ट में क्या होगा, जो भी चीजें हैं उनको सिक्रीट कर दिया जाएगा, तो सिक्रीशन हो जाएगा हमारा लास्ट पॉइंट। ठीक है, अब फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन इज अ नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द ग्लोमेरुलस यूजिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड फ्लो। अब देखिए यहां पे क्या है, ये रिवीजन चल रहा है तो इसमें अपने लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एक बार ओवरव्यू देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन जब हो रहा है तो फिल्ट्रेशन होगा कहां से, ये है ग्लोमेरुलस और ये है बोमेंस कैप्सूल। अब यहां से ब्लड आएगा और यहाँ पे क्या होगी, एक छन्नी टाइप का है, यहाँ पे छनता हुआ ब्लड है वो नीचे उतर जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जब फिल्ट्रेशन हो रहा है उस दौरान क्या है, कुछ भी जो भी नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, यानी कि जो कुछ भी यहाँ से छन पाएगा, जो यहाँ पे जो भी होल्स वगैरह प्रेजेंट हैं छोटे छोटे, उनसे जो भी चीजें पास हो पाएंगी वो सारी पास हो जाएंगी। तो ये कैसा है, एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस है, यानी कि कोई
किसी चीज को देख के नहीं भेज रहा है, किसी चीज को सेलेक्ट करके नहीं भेज रहा है कि भाई तुम जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चीजें जो यहाँ पे होल्स वगैरह प्रेजेंट है उससे पास हो पाएंगी, वो सारी चीजें आगे बढ़ जाएंगी और बेसिकली वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगी। अब जो भी प्रोसेस हो रहा है फिल्ट्रेशन का, ये परफॉर्म किया जाएगा ग्लोमेरुलस के द्वारा, यानी कि जो भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो किया जा रहा है। हम बेसिकली हमारा जो भी ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है उसके थ्रू जो भी फिल्ट्रेशन है वो होगा। अबाउट 1200 ml ऑफ द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलस पर मिनट, यानी कि अगर 1 मिनट की बात करें तो यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेशन का रेट है वो कितना होगा, हमारे पास 1200 ml जो भी ब्लड है वो फिल्टर्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है, 1200 ml जो भी ब्लड है उसको फिल्टर्ड कर लिया जा रहा है। ठीक है, फिल्टर्ड पर मिनट का हमारे पास ये रेशियो गिवन है। टू फॉर्म द 125 ml ऑफ द फिल्ट्रेट इन द बॉम्बेस कैप्सूल, और यहां पे जो अपने लोगों को जब ये 1200 ml ब्लड फिल्टर्ड हुआ तो यहां पे जो भी चीजें हैं उसको फिल्टर्ड होकर जो अपने लोगों को यहाँ पे फिल्ट्रेट देखने को मिलेगा वो कितना होगा हमारे पास, वो होगा 125 ml पर मिनट। ठीक है, तो 1200 ml जब ब्लड फिल्टर्ड हो रहा है, उसको जब छाना जा रहा है 1200 ml ब्लड को, तो अपने लोगों को जो भी नीचे चीजें देखने को मिलेंगी वो कितनी होंगी, 125 ml पर मिनट। ठीक है, फिल्टर्ड इन द बॉम्बेस कैप्सूल, और ये सब चीजें हो कहां पे रही हैं, बॉम्बेस कैप्सूल में अपने लोगों को देखने को मिलेगी, बॉम्बेस कैप्सूल में। ठीक है, द जेजीए का फुल फॉर्म होता है जक्स्टाग्लोमेरुलस apparatus, is a specialized portion of the nephron, play a significant role in regulation of glomerulus filtration rate। अब जो भी हमारे पास ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट अपने लोगों को देखने को मिला है 125 ml पर मिनट का, इसको मेंटेन करने के लिए जो एक जेजीए वाला पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जेजीए के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, पीछे आप लोगों को उसमें जेजीए नाम से एक वीडियो पड़ी हुई है, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है एक्चुअली में। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेजीए है वो रेगुलेट कर रहा है किसको, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को। एक तरीके से जो देखिए ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करना यानी कि उसको मेंटेन रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फिल्ट्रेशन में, या फिर बोल दो कि यूरिन फॉर्मेशन में। नियरली 99% रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्ट्रेट टेक प्लेस थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। अब देखिए जो भी चीजें थी वो अपने लोगों को देखने को मिली थी कि यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ था। ठीक है, अब जो भी फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ है उसमें से जो भी 99% वाला जो भी है, अब ये है हमारे पास पीसीटी नेफ्रॉन का। अब पीसीटी में क्या होगा, जो भी 99.9% जो भी फिल्ट्रेट यहाँ पे आया है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, ब्लड में वापस से भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बात हुई। पीसीटी इज अ मेजर साइट फॉर द रीअब्सॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव सिक्रीशन। कुछ चीजें देखिए पीसीटी में क्या है, जब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं तो ये क्या है, यहाँ पे जो भी ज्यादातर अमाउंट में जो भी चीजें का रीअब्सॉर्प्शन है वो यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन भी हो रहा है और सेलेक्टिव सिक्रीशन भी हो रहा है, यानी कि कुछ चीजें अंदर आएंगी और कुछ चीजें बाहर जाएंगी। अब मान लीजिए कि कोई चीज आप ले रहे हो तो बदले में कोई चीज देनी भी तो पड़ेगी, तो वहां पे क्या है कि जो बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए कुछ चीजें अंदर आ रही हैं और कुछ चीजें बाहर जा रही हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ अपने लोग बोल सकते हैं कि रीअब्सॉर्प्शन भी हो रहा है और सेलेक्टिव सिक्रीशन भी हो रहा है कि जो चीजें हैं वो वापस से वहां पे मिलाई जा रही हैं। हेनलेस लूप प्राइमरली हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोलर ग्रेडियंट, यानी कि जो हमारे पास हेनलेस लूप है इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो ऑस्मोटिक यहाँ पे जो भी कंडीशन है जो कि यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम मेनली कहाँ पे होगा, हमारे पास जो भी है हेनलेस लूप के पास। तो यूरिन का जब कंसंट्रेशन होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि एनसीईआरटी में डायग्राम गिवन है, कौन सा, एक मिनट दिखाता हूँ, ये वाला काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला। तो यहाँ पे जो भी चीजें आ रही हैं, तो अगर हेनलेस लूप की बात करें तो हेनलेस लूप क्या कर रहा है कि जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी है उसको इंक्रीज करता है। जैसे जैसे यहाँ से जो भी फ्लूइड है वो नीचे उतरता जाएगा तो उसका जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे होगी हमारे पास 300 और नीचे जाते जाते ये 1200 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये क्या काम कर रहा है कि हेनलेस लूप हेल्प टू मेंटेन द
ऑस्मोटिक ग्रेडियंट विद इन द किडनी इंटरस्टिशियम, यानी कि किडनी के जो भी इंटरस्टिशियम वाला जो पोर्शन है उसमें जो भी ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करना है, यानी कि जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी क्रिएट करने वाला पोर्शन है वो हमारे पास क्या है, हेलेस लूप। और यहीं पे जो मेनली जो कंसंट्रेशन है यूरिन का वो यहीं पे होगा, उसको कंसंट्रेट किया जाएगा। DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट अलाउ एक्सटेंसिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब जो भी फ्लो है वो कहाँ पे जाएगा, DCT के पास जाएगा और DCT से होते हुए हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट के पास जो भी फिल्ट्रेट वगैरह है वो पहुंचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब DCT और कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या होगा, सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन वगैरह होंगे, कुछ रीअब्जॉर्प्शन होंगे, कुछ सिक्रीशंस वगैरह, तो यहाँ पे भी वो सारी चीजें चलती रहती हैं। विच हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि हेल्प कर रहा है ऑस्मो रेगुलेशन में, जैसे कि हाइड्रोजन आयंस वगैरह है, पोटेशियम आयन वगैरह है, अमोनिया वगैरह है, कुड बी सिक्रेटेड इनटू द फिल्ट्रेट, यानी कि जो भी ये आयंस वगैरह है, अमोनिया वगैरह है, ये सिक्रीट कर दिया जाएगा। जो भी यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या मिला दिया जाएगा, इसमें इस यहाँ पे जब फ्लूइड आएगा तो यहाँ पे कर दिया जाएगा इसको, इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो मिला दी जाएंगी, जो भी अमोनिया वगैरह है। ठीक है, ऑफ द ट्यूब्यूल्स टू मेंटेन द आयनिक बैलेंस एंड pH बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो चीजें हैं वो परफॉर्म की जा रही हैं, जो भी अमोनिया को मिलाना या फिर हाइड्रोजन आयंस को मिलाना। ठीक है, तो ये सारी बातें। अब बात करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। अब जब एनसीईआरटी में अपने लोगों ने देखा था तो कुछ इस तरीके का दिख रहा था। ठीक है, लेकिन काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्ड देखिए, वर्ड को समझने की कोशिश करिए। नाम आ रहा है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, अब नाम से अपने लोगों को समझ में आता है कि काउंटर यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जहां पे फ्लो चल रहा होगा, ऐसा मैकेनिज्म जिसमें जो भी फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा। और इसमें अब अगर अपने लोग देखने की कोशिश करें तो ये होता है लूप ऑफ हेनले, और इसी के पैरेलल चल रही है हमारे पास वासा रेक्टा। वो वासा रेक्टा क्या है, वासा रेक्टा कुछ नहीं है, यहां से जो भी एफरेंट आर्ट्रियोल जो इफरेंट आर्ट्रियोल निकली थी वो हेनलेस लूप के पास जाके एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, वासा रेक्टा का नाम दे दिया गया। तो इसके पैरेलल में एक ट्यूब चल रही है जिसे अपने लोग क्या बोल रहे हैं, वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा में क्या है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि हेनलेस लूप में जो ब्लड है वो इस डायरेक्शन से आते हुए यहां से ऊपर निकल रहा था। लेकिन अभी अगर यहीं पे अपने लोग देखेंगे वासा रेक्टा में, तो जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो है वो होगा। तो यहां से वर्ड आया काउंटर, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, और फ्लो को अपने लोग रिप्रेजेंट करते हैं करंट से। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म ये है। ठीक है, अब ये बनाया किस लिए गया, क्योंकि यहां पे क्या है, जो हेनलेस लूप है इसमें क्या है, 300 से भाई ले जाते हुए 1200 तक जो भी ऑस्मोलैरिटी है यानी कि ऑस्मोटिक लेवल है उसको मेंटेन करना। तो इसको मेंटेन करने के लिए जो भी चीजें हैं वो इस तरीके से डिजाइन की गई। तो जो हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपर ऑस्मोलैरिटी में, या फिर जो भी कंडीशन है यूरिन फॉर्मेशन को यहाँ पे जो भी कंसंट्रेट करने के लिए जो भी कंडीशंस फॉर्म होंगी उसके लिए। बिटवीन द टू लिम्स ऑफ द लूप ऑफ हेनले दोज द वासा रेक्टा कैपिलरी पैरेलल टू द हेनलेस लूप। तो ये कहाँ पे होगा हमारे पास, वासा रेक्टा। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारे पास काउंटर करंट मैकेनिज्म की। ठीक है, द फिल्ट्रेट गेट्स कंसंट्रेटेड एज इट मूव डाउन द डिसेंडिंग लिम्ब बट इज डाइल्यूट बाय द असेंडिंग लिम्ब। देखिए जो भी चीजें हैं वो यहां से जब लूप ऑफ हेनलेस से जब जो भी फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, तो लूप ऑफ हेनले का एक पोर्शन होता है हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब। तो ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब, क्योंकि चीजें ऊपर से नीचे जा रही हैं तो नाम दे दिएगा डिसेंडिंग लिम्ब। और एक होता है असेंडिंग लिम्ब। अब असेंडिंग लिम्ब में क्या है कि जो भी चीजें हैं वो नीचे से ऊपर जा रही हैं तो नाम दे दिएगा असेंडिंग लिम्ब। अब जब चीजें ऊपर से नीचे जाएंगी यानी कि यहाँ पे क्या है 300 ग्रेडियंट से होते हुए जब चीजें 1200 ग्रेडियंट तक पहुंचेंगी तो क्या होगा, जो भी कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब यूरिन ऊपर से जाते जाते जब नीचे जाता है तो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। अब फिर ये यू टर्न लेगा और वापस से 1200 से जाते जाते 300 पे आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो रहा है, अब क्या है यहाँ पे तो कंसंट्रेटेड हुआ था, अब फिर वापस से यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, डाइल्यूट कर दिया जाएगा जब वापस से 1200 से 300 तक जा रहा है हमारे पास असेंडिंग लिम्ब वाले पोर्शन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें
electrolyte and urea are retained in the interstitium by this arrangement, यानी कि जो भी ये अरेंजमेंट किया हुआ है वासा रेक्टा का, लूप ऑफ हेनले का, तो यहाँ पे क्या है कुछ अमाउंट में जो यूरिया वगैरह है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ताकि जो भी इंटरस्टिशियम का जो भी इन्वायरमेंट है उसको एक इस तरीके से अरेंजमेंट कराया जा सके, ताकि जो भी ऑस्मोलैरिटी है, वहाँ का जो बैलेंस है, जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह है, जो भी ग्रेडियंट्स वगैरह है, वो सारा मेंटेन हो सके। तो इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया है। डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट कंसंट्रेट द फिल्ट्रेट अबाउट 4 टाइम्स, यानी कि अब जो भी यहां से फिल्ट्रेट निकला था, जो कि हेलेज लूप से जब फिल्ट्रेट पास हुआ था, इसको कंपैरिजन में, यानी कि अगर यहां का अपने लोग फिल्ट्रेट उठाएंगे और फाइनली जो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट वाला जो फिल्ट्रेट है इसको अपने लोग मेजर करेंगे, तो ये कितना आएगा, यहां के तुलना में 4 गुना ज्यादा आएगा हमारे पास। यानी कि यहाँ पे जो भी मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि जो भी यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे अपने लोगों ने एक तरीके से चेक किया और यहाँ पे अपने पास जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, यानी कि जो भी लिक्विड था उसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है ए। अब यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे और डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 × ए, यानी कि 4 है, यानी कि 4 गुना ज्यादा जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो अपने लोगों को देखने को मिलेगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट कंसंट्रेट द फिल्टर, यानी कि बहुत ही हाईली कंसंट्रेट कर दिया जा रहा है। देखिए कई सारे जितने भी पोर्शन है ना नेफ्रॉन के, वहां से क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ही हो रहा है। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक क्या हो रहा है, कंसंट्रेट कर दिया जा रहा है। तो देखिए काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या है जो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। यानी कि अगर अपने लोग देखेंगे 180 लीटर, यानी कि 180 लीटर जो फिल्ट्रेट है वो फॉर्म्ड हो रहा है, वहां से क्या है, फिल्टर्ड आउट हो रहा है ग्लोमेरुलस से। अब 180 लीटर जो भी फिल्ट्रेट है वो फॉर्म्ड हो रहा है, अब उससे अपने लोगों को ले जाना है जो भी नॉर्मल यूरिन का रेट है ह्यूमंस में 24 आवर्स में वो 2 लीटर्स के आसपास है। तो 180 लीटर से ले जाते यूरिन को 2 लीटर्स तक लाना है। तो यहां से क्या है, कई सारी चीजों का रीअब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा और कई सारा इसको जो है कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बहुत ही हाई लेवल का इसको कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो ये बात अपने लोगों को समझ में आई। ठीक है, एन एक्सीलेंट मैकेनिज्म टू कन्वर्जन ऑफ वाटर टू कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का क्या है, जो भी कंजर्वेशन हो सके, बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार जो वाटर है वो कंजर्व हो सके, इसलिए यूरिन को इतना डाइल्यूट, इतना कंसंट्रेट किया जाएगा। ठीक है, यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, अब जो भी यूरिन है वो फॉर्म्ड हो चुका है और फाइनली यूरिन का जो फ्लो है वो मेंटेन होगा और उसके पास से होते हुए, यानी कि किडनी से होते हुए यूरिन, देखिए ये है किडनी और किडनी से होते हुए हमारा आएगा यूरेटर और यूरेटर से होते हुए फाइनली ये पहुंच जाएगा कहाँ पे, यूरेथ्रा में। ठीक है, तो यहाँ से होते हुए जो भी फ्लो है वो किडनी से होते हुए हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर है, तो फाइनली जो भी यूरिन है वो अब स्टोर्ड होने के लिए पहुंचाया जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास। अब यूरिन इज स्टोर्ड इन अ यूरिनरी ब्लैडर टिल अ वॉलेंट्री सिग्नल, अब जो भी यूरिनरी ब्लैडर है, देखिए यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर है, उसका जो भी शेप है वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। यानी कि जैसे कि बलून में जब एयर फिल कर दो ना तो इंक्रीज हो जाता है और फिर जब उसका जो माउथ है, यानी कि जो ओपनिंग है, उसको अगर छोड़ देते तो प्रेशर की वजह से जो एयर है वो सारी बाहर निकल जाती है। अब बस सेम उसी तरीके से वर्क करता है यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में जब अपने लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो जब फुल हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर तब एक वॉलेंट्री सिग्नल जनरेट होगा और ओवरऑल जो प्रोसेस है मिक्चुरेशन की वो परफॉर्म की जाएगी। मिक्चुरेशन में अपने लोगों ने एक अलग वीडियो में अपने लोगों ने समझाया है मिक्चुरेशन को। तो मिक्चुरेशन कुछ नहीं है, मिक्चुरेशन जो भी यूरिन रिलीज आउट करने का या फिर बोल दो कि यूरिनेशन का जो प्रोसेस है उसे ही अपने लोग क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। ठीक है, अब ये तो बात हो गई हमारे पास यूरिन के बारे में, किडनी के बारे में, नेफ्रॉन के बारे में, तो ये अपने लोगों ने सारा समझ लिया। अब जो स्किन है, लंग्स हैं या फिर जो लीवर वगैरह है, ये भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं एक्सक्रीशन में। तो अपनी बॉडी में अगर देखेंगे तो एक किडनी ही नहीं है जो कि
और जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर जो भी पॉइजनस वेस्ट हमारी बॉडी में फॉर्म्ड हो रहा है उसको बाहर निकालने में मदद कर रहा है। लेकिन कुछ अमाउंट में स्किन, लंग्स और लीवर तो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि लीवर में ही क्या होता है, जो भी अमोनिया अपनी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो लीवर में क्या होगा, जो भी अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है लीवर। तो अपनी बॉडी में ऐसा नहीं है कि देखिए अपनी जो यूरिन है उसमें बेसिकली जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होगा वो किस फॉर्म में बाहर किया जाएगा, यूरिया के फॉर्म में। अब यूरिया अपनी बॉडी में फॉर्म्ड होता है लीवर के थ्रू। तो लीवर में क्या होता है, अपनी बॉडी में जब अमोनिया बना तो अमोनिया पहुंचाया जाएगा लीवर के पास। अब लीवर क्या करेगा, अमोनिया जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको कन्वर्ट कर देगा एक लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में जिसका नाम है यूरिया। तो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का जो काम है, मेन काम है, वो कहाँ पे हो रहा होगा, लीवर में। अब जब यूरिया कन्वर्ट हो गया, अमोनिया कन्वर्ट हो गया यूरिया में, अब इस यूरिया को ब्लड में पहुंचा दिया जाएगा और फाइनली ये ब्लड पहुंचेगा किडनी के पास और वहाँ से जो यूरिया है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा यूरिन के थ्रू। तो ये सारी बात हुई। अब इसी को अपने लोगों ने पिछली वीडियो में जो हमारी सीरीज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि ये इस चैप्टर में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक नए तरीके से समझाने की हमने आपको कोशिश की है। और अगर हमारी सीरीज़ आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आप लोगों को अगर अच्छी लग रही है हमारी वीडियो तो उसको आप लाइक नहीं करेंगे तो हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि आप तक हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो प्रयास है वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और कमेंट करके आज ये भी ज़रूर बता दीजिएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं। तो उस सीरीज़ में अपने लोग आगे फर्दर ऑन जाएंगे अपने लोग आगे। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारी जो सीरीज़ है उसको आप लोग, अगर कोई भी टॉपिक आपका छोटा हुआ है तो उसको पूरा कर लीजिए। और अगर यहाँ पे अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ टॉपिक जो भी, अगर देखिए बेसिकली पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे एक पर्टिकुलर वीडियो आनी चाहिए, हम लोगों को नहीं समझ में आया, तो वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें हमसे। जय हिंद।